वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि के बारे में। तो इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे, बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे, बुद्धि लब्धि देखेंगे, बुद्धि के परीक्षण देखेंगे। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके साथ ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। वेस्टलैंड ने ऐसा कहा है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि प्रत्यक्ष सीखने, समझने, जानने की योग्यता के रूप में पहचानी जाती है। बुद्धि के अध्ययन को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कार्यात्मक पक्ष, फंक्शनल एस्पेक्ट बुद्धि क्या है जो इस प्रश्न का उत्तर दे। संरचनात्मक पक्ष, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट उस कारक के रूप में जो संरचना सिद्धांत को प्रभावित करे। क्रियात्मक पक्ष, ऑपरेशनल एस्पेक्ट बुद्धि के वे पक्ष जिनका मापन या परीक्षण संभव हो। परिभाषा बोलिंग जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। वेस्टलर बुद्धि एक समुच्चय अथवा सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। रॉबिन्सन बुद्धि से तात्पर्य ऐसा कहना मतलब व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। निश्चय तथा सुयोग्य बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कना में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। अल्फ्रेड बिन्ने अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। गार्टनर व स्टर्नबर्ग का मत बुद्धिमान व्यक्ति ने एक केवल पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन परिमार्जन भी करता है। बट बुद्धि एक जन्मजात समस्या संज्ञानात्मक योग्यता है। नाइट यह एक संबंध सूचक रचनात्मक चिंतन की क्षमता है जिसका उद्देश्य कुछ विशेष प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। टर्म एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिशील है जिस अनुपात में उसमें चिंतन की क्षमता है। स्पीयरमैन बुद्धि पारस्परिक चिंतन है वह इसमें 3 बातें निहित है। किसी विद्यमान वस्तु का गुण समझना, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उपस्थित होने पर उनका समझना, किसी वस्तु एवं उससे संबंधित वस्तु के उपस्थित होने पर उनका सहसंबंध समझना। स्टर्न बुद्धि जीवन की नई समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता है। बुद्धि है तो बुद्धि क्या है? सभी या वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? यह स्थायी अपरिवर्तनशील निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? व्यावसायिक रुचियाँ निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में भी शामिल है। बुद्धि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? समान गलतियों को, किसी कार्यों को पश्च पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी से नहीं। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन परिवर्तन होती है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। इसमें अनेक क्षमताएं अंतर्निहित होती है। इसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी निहित होती है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सूझ का सहारा लेकर समस्या समाधान करता है। बुद्धि को व्यवहार की गुणवत्ता से भी आंका जा सकता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन में मदद करती है। बुद्धि व्यक्ति में विवेकशील चिंतन का संचार करती है। बुद्धि ज्ञान व स्मृति नहीं है। बुद्धि के अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है और इसी के साथ बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ हो पाता है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य कर पाता है। बुद्धि की मदद से चिंतन तर्क संगत, विवेकपूर्ण व युक्तिगत संगत हो जाता है। बुद्धि का परिमार्जन व इसमें परिवर्तन संभव है। वेस्टलर के मतानुसार सामान्य बुद्धि कुछ क्रियात्मक बिंदुओं, सहज प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति, परिश्रम, विलंबना और कुछ संवेगात्मक बिंदुओं, चिंता, आवेग और अन्य सामान्य व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को से प्रभावित होती है। नोट केवल ज्ञान एवं स्मृति को बुद्धि नहीं कहा जा सकता किंतु ज्ञान एवं स्मृति व महत्वपूर्ण पक्ष एवं घटक है जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ज्ञान एवं स्मृति का उच्च स्तरीय होना बुद्धि को भी धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। अतः वर्ष 2021 में पूछे गए प्रश्न में स्मृति को बुद्धि का एक घटक माना गया है। E.L. थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित हुआ मानसिक क्षमता जिसका उपयोग व्यवहार, व्यवसाय, हस्तकला आदि के क्षेत्र में किया जा सकता है कहलाती है मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? शरीर गति की बुद्धि, आंतरिक बुद्धि। नेता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है। अतः नेता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है? अमूर्त। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। मूर्त, कंक्रीट इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि
वह सामान्य मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को समझता है और उनके साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार करता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा इसमें सामाजिक कौशल होता है। इसका भारतीय संस्करण घोष द्वारा बंगाली भाषा में तैयार किया गया। इसके मापन पर गंगोपाध्याय ने व्यापक अध्ययन किया। यह ऐसी बुद्धि है जो सामाजिक समायोजन में मदद करती है। ड्रेवर व वालरस्टीन द्वारा सामाजिक बुद्धि का एक ऐसा प्रकार बताया गया जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों और सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होती है। फिर है अमूर्त बुद्धि, वह मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति गणितीय और शाब्दिक संकेतों व चिन्हों को समझ पाता है, उसकी उचित व्याख्या कर पाता है। ऐसे लोग कलाकार, पेंटर, कहानीकार, गणितज्ञ आदि होते हैं। वे मानसिक कल्पनाशील शक्ति को प्रतिमा निर्माण का आधार बनाकर समस्या समाधान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की शैक्षिक उपलब्धियां श्रेष्ठ होती है। टर्मन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व अन्य सभी प्रकार की बुद्धि से अधिक है। इसे सैद्धांतिक बुद्धि, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि वह मानसिक क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति मूर्त सामग्री समझता है और उसका परिचालन उपयुक्त ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में करना सीखता है। ऐसे व्यक्ति हस्तकलाओं, मैनुअल डेक्स्ट्रिटी में पारंगत होते हैं। वे इंजीनियर, कुशल कारीगर व चालाक होते हैं। इस बुद्धि का प्रयोग व्यापार व्यवसाय में किया जाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि के अंतर्गत एक स्वीकार्य क्षमता है? तो सारी ये संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, सामाजिक है, उद्यमी क्षमता है। तकनीकी रूप से विकसित समाज में बच्चों में अमूर्तता, सामान्यकरण, मानसिक परिवर्तन जैसे कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। ऐसे बुद्धि को टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, तकनीकी बुद्धि कहा जाता है। भारतीय विचारक बुद्धि के समग्र परिप्रेक्ष्य में देखने समझने पर बल देते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक प्रक्रियाओं व उनके सम्मेलन पर बराबर बल दिया गया हो। इसलिए ये भारतीय परंपरा में बुद्धि को समकालिक बुद्धि, इंटीग्रल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें समाज तथा वैश्विक पर्यावरण में समायोजन के परिप्रेक्ष्य में योग्यताओं को विकसित करने की संप्रक्रिया को रेखांकित किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, प्रभावी संप्रेषण आदि। सामाजिक क्षमता, सोशल कॉम्पिटेंस, सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, परामर्श, चिंतन, अपने से बड़े छोटे व वंचितों के प्रति प्रतिबद्धता, दूसरों के परिप्रेक्ष्य का सम्मान आदि। सामाजिक क्षमता, इमोशनल कॉम्पिटेंस, सामाजिक परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, आत्मा परिवीक्षण, ईमानदारी, शिष्ट, अच्छा आचरण आदि। उद्यमी क्षमता, प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, अध्यवसाय, सतर्कता, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार आदि। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का वह सिद्धांत जो बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय मानता है कहलाता है। मनोमितिक उपागम, साइकोमेट्रिक अप्रोच, इसके अनुसार बुद्धि अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक, इंडेक्स के रूप में व्यक्त करता है। सूचना प्रकरण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसके अंतर्गत बौद्धिक तर्क व समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस उपागम का मुख्य केंद्र बिंदु एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं। बुद्धि की संरचना व उसमें अंतर्निहित विभिन्न विमाओं पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा सूचना प्रकरण उपागम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहारों में अंतर्निहित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन चार्ट है। तो ए और बी दोनों ही कार्य सिद्धांत बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में करते हैं। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत बुद्धि की व्याख्या उन प्रक्रियाओं के रूप में करते हैं जो किसी समस्या का समाधान करने अथवा सोच विचार करने में उपयोग की जाती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। कारकीय सिद्धांत, फैक्टर थ्योरी, वह सिद्धांत बुद्धि के संगठन की व्याख्या कुछ कारकों के रूप में करते हैं। इन कारकों को विशेष सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसके कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है, के आधार पर तैयार किया जाता है। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, यह सिद्धांत बुद्धि की व्याख्या उन बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में करता है जिन्हें व्यक्ति किसी समस्या समाधान या सोच विचार करने में लगता है। बुद्धि के सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, विनय, कारक सिद्धांत, स्पीयरमैन
थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, समूह कारक, वर्ग घटक, संकतात्मक सिद्धांत थॉमसन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, केटल व हान का सिद्धांत, कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल, पदानुक्रमिक सिद्धांत, गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, टिस्टनबर्ग का सिद्धांत, पास मॉडल। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड बिने। एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर या मोनार्कियल थ्योरी, बुद्धि के संप्रत्यय को मानसिक सक्रियाओं के रूप में दर्शाने वाले अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना जिसका उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक शक्ति है जो अन्य सभी मानसिक गुणों का आधार है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर एक कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है तो दूसरा कार्य भी कर लेगा। इसका समर्थन टर्मस्टन, जॉनसन आदि ने किया। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो 2 भी है और 4 भी, 3 भी है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन द्वारा। द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि की संरचना के 2 कारक होते हैं, सामान्य जनरल फैक्टर और विशिष्ट कारक स्पेशल फैक्टर। सामान्य कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रिया होती है जो प्राथमिक और है और जिनका प्रभाव सभी कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उन्होंने जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। यह एक जन्मजात कारक है, इससे सा कारक भी कहा जाता है। व्यक्ति मानसिक कार्यों में जितना सफल होगा उसका जी कारक उतना ही अधिक होगा। प्रत्येक कार्य में सा कारक के साथ कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी सम्मिलित होती है। इससे अस कारक की संज्ञा दी गई, इसे वी कारक भी कहा जाता है। इसकी मात्रा भिन्न कार्य के लिए भिन्न होती है। इस पर प्रशिक्षण व पूर्व अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। इसका स्वभाव परिवर्तनशील होता है। यह अर्जित होता है। किसी भी वैदिक कार्य में जी व एस दोनों सम्मिलित होते हैं जिसमें जी का महत्व अधिक होता है। नोट स्पीयरमैन ने कुछ समय पश्चात द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का संकलन है जिसके तरह तरह के समूह होते हैं? समूह कार्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा लुई थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत एक योग्यता नहीं है? चिंतन क्षमता। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस्टन। निम्न विकल्प में से कौन सा तत्व है जो थॉमस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? मूल संबंधी, सात संबंधी तत्व। बुद्धि के समूह कार्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? थॉमस्टन। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। लुई थॉमस्टन ने कारक विश्लेषण द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यही सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहलाता है। लुई थॉमस्टन ने विभिन्न परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि ना तो सामान्य योग्यता है और न ही विशिष्ट योग्यता है। यह विभिन्न प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं का आधार एक प्रधान कारक होता है। यह मनुष्य की सभी बौद्धिक क्रियाओं को एक दूसरे से बांधे रखता है। बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक क्षमता होती है जो एक दूसरे से अपेक्षा का स्वतंत्र होकर कार्य करती है। वर्बल एबिलिटी, वाचिक बोध, शब्दों से संपर्क तथा विचारों के अर्थ को समझना। न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्या योग्यता, संख्यात्मक व अभिकलनात्मक कार्यों को गति व परिशुद्धता से करने का कौशल। स्पेटियल एबिलिटी, देशिक संबंध, प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस परीक्षण कर लेना। प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक गति क्षमता, विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति। आर्थर जेम्स जॉनसन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि के पदानुक्रमिक मॉडल के अंतर्गत योग्यताओं के कितने स्तर हैं? 2। आर्थर जेम्स का पदानुक्रमिक मॉडल, हिरार्किकल मॉडल। आर्थर जॉनसन ने बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं 2 स्तर पर कार्य करती है। लेवल फर्स्ट, यह साहचर्यात्मक अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग से संबंधित। इसमें आगत निर्गत इनपुट आउटपुट समान होते हैं। इस स्तर पर रटकर रोट लर्निंग किया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति से संबंधित पक्ष आते हैं। लेवल सेकंड, इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय कौशल आते हैं। यहाँ आगत को एक प्रभावी निर्गत में बदलते हैं। सकारात्मक क्षमताओं का स्तर कोग्निटिव कॉम्पिटेंस है। थॉर्नडाइक के बहुकारक
सिद्धांत के अनुसार एक गुण दम विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है स्तर। बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। उन्होंने सामान्य बुद्धि जैसी किसी योग्यता को स्वीकार किया। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि एटम की तरह काम करती है। इसमें 4 प्रमुख गुण होते हैं। स्तर, लेवल। स्तर से अभिप्राय किसी समस्या की कठिनाई के स्तर से है जिसका समाधान किया जा सकता है। सिमरन, सीमा से अभिप्राय कठिनाई के एक निश्चित स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की संख्या से है। क्षेत्र, एरिया। क्षेत्र से अभिप्राय कुल एक स्तर पर आने वाली परिस्थितियों से है जिन पर प्रतिक्रिया की जा सकती है। गति, स्पीड। गति से अभिप्राय उस तीव्रता से है जिससे एक निश्चित प्रतिक्रिया करते हुए समस्या समाधान किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अंतर्गत मूल्यांकन व अभिसारी चिंतन किस विमा का भाग है? सक्रिय बुद्धि संरचना मॉडल, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस या गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, एसआई मॉडल। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में थॉर्नडाइक का नाम प्रचलित है। गिलफोर्ड का यह सिद्धांत बुद्धि का संरचना मॉडल भी कहलाता है। यह सिद्धांत सामान्य बुद्धि जैसे किसी तत्व के अस्तित्व को नकारता है, जबकि गिलफोर्ड ने बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया है: ऑपरेशनल, विषय, सक्रिय। विषय वस्तु, कंटेंट, उत्पादन, प्रोडक्ट। इसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं। सक्रिय व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को सक्रिय कहते हैं। सक्रिय के आधार पर मानसिक क्षमताएं के 6 भाग हैं: संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन, स्मृति धारणा, परंपरागत चिंतन, अभिसारी चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन या अपसारी चिंतन, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। विषय वस्तु वह क्षेत्र जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर सक्रिय की जाती है। सूचना एकांशों के 5 भाग हैं: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारपरक। उत्पादन, विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ दी गई संक्रिया के परिणाम को उत्पादन कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार 6 भाग हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण, आशय। इस वर्ग में 6x5x6 वर्ग बनते हैं, इसलिए इसे मॉडल में 180 प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात कारकों की कुल संख्या 180 है। प्रत्येक प्रकोष्ठ में योग्यता के कम से कम एक कारक के सनद होने की प्रत्याशा की जाती है। कुछ प्रकोष्ठों में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक का संख्या है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड का। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का नहीं है? शाब्दिक। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? 120। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अवयव उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो बी और सी नहीं है। विषय वस्तु, संज्ञान, उत्पाद, स्मृति। निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए बुद्धि प्रतिमान का आयाम नहीं है? प्रक्रिया। गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में 120 प्रकोष्ठ ही थे, क्योंकि प्रारंभिक मॉडल में दृश्य व श्रव्य को अलग अलग भाग नहीं माना था और न ही स्मृति, अभिलेख व स्मृति धारणा को अलग अलग माना गया था। 5x4x6 = 120 मॉडल के प्रथम संशोधन में दृश्य व श्रव्य को पृथक किया गया और प्रकोष्ठ की संख्या बढ़ाकर 150 हो गई। 5x5x6 = 150। मॉडल के द्वितीय संशोधन में स्मृति से जुड़े भागों, स्मृति, अभिलेख व स्मृति धारणा को पृथक किया गया। 6x5x6 = 180। नॉट बोर ने जो प्रश्न पूछा था उसके विकल्प संभवतः प्रारंभिक मॉडल को आधार बनाकर दिए गए थे। वर्तमान में संशोधन के पश्चात 180 कारक प्रचलित थे। गिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके मापन अर्थ में किया गया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी और अपसारी चिंतन का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इस पर हमने ही विस्तारपूर्वक पिछले खंड में अध्ययन किया है। हमने देखा कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर बी सृजनात्मकता माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि अभिसारी चिंतन को किसके मापन इक्विवेलेंट कहा गया है, जबकि गिलफोर्ड द्वारा किए गए अनुसंधान का अध्ययन करने के पश्चात यह पुष्टि नहीं होती है कि अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता का समानार्थी है। केटल व हॉर्न के बुद्धि मॉडल के अनुसार व्यक्ति की सोच व तर्कना की जन्मजात क्षमता को कहते हैं तरल बुद्धि।
रेमंड केटल व जॉन हॉन ने बुद्धि का एक सिद्धांत विकसित किया जिसमें बुद्धि को दो उप प्रकारों में विभाजित किया। जीएफ जी मॉडल, तरल बुद्धि, जीएफ फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठोस बुद्धि, जीए क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि। यह व्यक्ति के सोच व तर्कना की जन्मजात क्षमता है। यह स्पीयरमैन के जी कार्य के समान होती है, वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है। इसका अधिगम विकास की किशोरावस्था में होता है। यह समस्या समाधान में उपयोगी है। यह तंत्र की प्रभावशीलता पर निर्भर है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन व लघुकालिक स्मृति इससे प्रभावित होती है। इसके लिए व्यक्तिगत अनुभूति मददगार नहीं होती। ठोस बुद्धि, यह व्यक्ति के अर्जित व तथ्यात्मक ज्ञान द्वारा निर्धारित होती है। इसके निर्माण से दीर्घकालिक बुद्धि प्रभावित होती है। इसका निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था में भी होता है। ठोस बुद्धि के विकास में तरल बुद्धि एक सीमा निर्धारित करती है जिसका जीवन की अनुभूतियों से संबंध है। कैरोल के त्रिस्तरीय मॉडल में सर्वोच्च स्तर पर है। निम्न में से सही सत्य उगम नहीं है। त्रिस्तरीय मॉडल सिस्टम, 3 स्ट्रैटम मॉडल। जॉन बी कैरोल ने कारक विश्लेषण का उपयोग कर बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल का विकास किया। इसमें जे कारक स्वतंत्र थे। इस तरह होता है स्पेलिंग सिद्धांत, सैंपलिंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन जी.एस. थॉमसन ने किया। बुद्धि का निर्माण कई स्वतंत्र कारकों से होता है। इसके अंतर्गत विशेष योग्यता का वर्ग समूह होता है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता है। इसमें थॉमसन के ग्रुप तत्व समूह तत्व की व्यवहारिक योग्यता को स्वीकार किया गया। फिलिप वर्नन का पदानुक्रमित मॉडल, हियरार्किकल मॉडल ऑफ बाय वर्नन। इसका प्रतिपादन फिलिप वर्नन व सिरिल बर्ट द्वारा दिया गया। मानवीय योग्यता एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है। इस व्यवस्था में सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक और विशिष्ट कारक सम्मिलित है। 4 कारक। यह मॉडल एक पिरामिडल अथवा वंश वृक्ष के समान दिखाई देता है। इस अवस्था में जी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनरल स्ट्रैटम, थर्ड, सामान्य बुद्धि। ब्रॉड स्ट्रैटम, तरल बुद्धि। संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहार, संज्ञानात्मक, प्रत्यक्षात्मक तथा प्रगति कार्य। ठोस बुद्धि, सामान्य स्मृति व अधिगम, विस्तृत दृष्टि, विस्तृत श्रवण, प्रत्यक्षण, विस्तृत पुनर्प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, गति, संसाधन, प्रतिक्रिया, समय, निर्णय गति। नैरो स्ट्रैटम। फिर है कैरोल का स्तरीय मॉडल, जनरल जी, वर्बल एजुकेटेड, वर्बल नंबर है। फिर प्रैक्टिकल क्या, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन, स्पेक्ट्रल, मैनुअल। सत्य कथन बताइए। तो सारे के सारे सत्य हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हावर्ड गार्डन है। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। यदि किसी व्यक्ति में एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो यह अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उसमें अन्य प्रकार की बुद्धि कम या अधिक होगी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। मिलते जुलते संवेगों में तथा उदासी और पछतावा में भेद कर पाना। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? प्रकृति कौशल बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है गार्डनर। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? सामयिक। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतर्वैयक्तिक शारीरिक गतिक वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? नर्तक। बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर। 1983 में हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुबुद्धि का स्वरूप एकाकी संकुलन न होकर बहु प्रकार जुड़ा होता है। व्यक्ति में भिन्न किस्म की बुद्धि विद्यमान होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य बुद्धि कम या अधिक होगी।
बुद्धि के प्रकार। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक बुद्धि, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए और दूसरे के विचारों को समझने के लिए सूझबूझ के साथ भाषा प्रयोग करना, जैसे लेखक, कवि। तार्किक, गणितीय, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, गणित आलोचना, वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर समस्या समाधान, अमुक तर्कना व आलोचनात्मक चिंतन का कौशल, जैसे वैज्ञानिक व गणितज्ञ। स्थानिक या देशिक बुद्धि, स्पेटियल, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण की योग्यता, मानसिक बिंबों को बनाना, उनका उपयोग करना और मानसिक धरातल पर उनका परिमार्जन करने का कौशल, जैसे विमान चालक, नाविक, पेंटर, मूर्तिकार, वास्तुकार, इंटीरियर डिजाइनर, शस्त्रचिकित्सक आदि। शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेथेटिस्ट, संपूर्ण शरीर अथवा शरीर के किसी अंग विशेष के उपयोग में निपुणता, जैसे धावक, नर्तक, अभिनेता, अभिनेत्री, शल्य चिकित्सक। सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल, संगीतिक ले और उसकी अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता, ऐसे लोगों ध्वनियों के स्पंदन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे गायक, संगीतक आदि। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति संवेदनशीलता। इसके आधार पर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के अभिप्रायों, उद्देश्यों, भावनाओं, व्यवहार आदि का सही बोध करते हुए मधुर संबंध स्थापित करता है, जैसे मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक आदि। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, अपनी निजी भावनाओं, संवेदनाओं, आकांक्षाओं के प्रति अभिज्ञता, व्यक्ति को अपनी शक्ति और कमजोरी का ज्ञान तथा उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करना आता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक गुरु आदि। प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक, प्रकृति के पक्षों व विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता, जैसे शिकारी, किसान, गाइड, पक्षी विशेषज्ञ, पशु पक्षी वैज्ञानिक। अस्तित्ववादी, मनुष्य के अस्तित्व, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित बौद्धिक कौशल, जैसे आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, संत, साधु आदि। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए ये जाने जाते हैं, जिसके लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जिसका उपयोग व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटने के लिए करता है, कहलाती है। सार्वभौमिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि के सिद्धांत में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? आधे घटक। बुद्धि का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टर्नबर्ग का। बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्रायआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। रोहन पारस्परिक बुद्धि परीक्षण 9 में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता में पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्रायआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है व्यवहारिक। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? सृजनात्मक घटक। त्रिचापीय सिद्धांत ट्रायआर्कियल थ्योरी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इससे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने समाज और सांस्कृतिक के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। वर्ष 2022 में पूछे गए प्रश्न में निष्कर्ष संस्करण में ट्रायआर्किक थ्योरी दिया हुआ था, जिसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग है, किंतु हिंदी संस्करण में त्रिआयामी दिया था, जिसके प्रतिपादक गिरफॉर्ड है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। घटकीय बुद्धि, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ऐसे व्यक्ति विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। इस बुद्धि के अंतर्गत 3 घटक है। ज्ञानार्जन घटक, नॉलेज कंपोनेंट, व्यक्ति अधिगम करता है, विभिन्न कार्यों को करने की विधि प्राप्त करता है। यह सूचनाओं में संकेतन, समायोजन व तुलना से संबंधित है। अधिक ही घटक,
या मेटा घटक कंपोनेंट। संज्ञानात्मक प्रकरणों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन की विधि प्राप्त करना यह उच्च स्तरीय घटक है जिसके द्वारा व्यक्ति योजनाएं बनाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट अभिघटकों द्वारा संगठित युक्तियों का कार्यान्वयन करता है। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति वास्तव में किसी कार्य का निष्पादन करता है। अनुभविक बुद्धि, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा अनुभविक सृजनात्मक बुद्धि द्वारा व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति विगत अनुभवों को मौलिक रूप में समाकलित करते हैं तथा समस्या में मौलिक समाधान खोजते हुए आविष्कार करते हैं। किसी विशेष स्थिति में वे समझ पाते हैं कि कौन सी सूचना अधिक निर्णायक होगी। सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के पर्यावरणीय मांग से निपटता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि, प्रासंगिक बुद्धि अथवा व्यावसायिक समझ भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति पर्यावरण से शीघ्र अनुकूलित हो जाते हैं अथवा वर्तमान पर्यावरण की अपेक्षा अधिक अनुकूलन पर्यावरण का चयन कर लेते हैं। बुद्धि के पास मॉडल के संदर्भ में असत्य कथन ज्ञात कीजिए। यह सूचना प्रक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इसे जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी ने विकसित किया। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित तीन तंत्री क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। वर्ष 1994 में बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृतीकरण किसने किया है? सभी ने किया था, जैक नागलिरी, किर्बी, जेपी दास। बुद्धि की योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। 1994 में जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी ने सूचना प्रक्रम उपगम के अंतर्गत पास मॉडल, प्लानिंग, एरोजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग का निर्माण किया। यह अलेक्जेंडर आर लुरिया द्वारा मस्तिष्क के संरचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। इसके आधार पर बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित तीन तंत्रिकीय या स्नायु अभितंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती है। इन तीन तंत्रों को मस्तिष्क की तीन प्रक्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। भाव प्रबोधन या अवधान, कूट संकेतन या प्रकरण योजना निर्माण। भाव प्रबोधन या अवधान, एरोजल अटेंशन। भाव प्रबोधन की अवस्था किसी भी उद्दीपक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाती है। भाव प्रबोधन अवधान ही व्यक्ति को सूचना का प्रकट करने योग्य बनाता है। भाव प्रबोधन का बहुत अधिक या बहुत भावों न अवधान में बातों का उदाहरण, यदि अध्यापक कहे कि अमुक दिन आप संबंध परीक्षा ली जाएगी तो आपका भाव प्रबोधन बढ़ जाता है और आप विशिष्ट अध्यायों पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। आपका भाव प्रबोधन आपके ध्यान को प्रासंगिक अध्यायों की विश्रुत वस्तुओं के पढ़ने, दोहराने और सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रकरण, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ज्ञान के भंडार में सूचना का समाकलन सहकालिक अथवा अनुक्रमिक रूप से किया जा सकता है। विभिन्न संपत्तियों को समझने के लिए उसमें पारस्परिक संबंधों का प्रत्यक्षण करते हुए उनका एक सार्थक रूप से समाकलित करते समय सहकालिक प्रक्रमण होता है। उदाहरण के लिए रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम में परीक्षार्थी को एक अपूर्ण डिजाइनर विकल्प दिखाया जाता है और उसे दिए गए 6 विकल्प में से उसे चुनना होता है जिससे अपूर्ण विकल्प पूरा हो सके। सहकालिक प्रक्रमण द्वारा चित्रों की पारस्परिक संबंधों का समझ लेना में सहायता मिलती है। अनुक्रमिक प्रक्रमण उस समय होता है जब सूचना को एक के बाद एक क्रम में याद रखना होता है ताकि एक सूचना का पुनः स्मरण बाद वाली सूचना का पुनः स्मरण करवा दे। गिनती सीखना, वर्णमाला सीखना, गुणन सारणियों को सीखना आदि अनुक्रमिक प्रक्रमण के उदाहरण हैं। योजना प्लानिंग यह एक आवश्यकता अभिलक्षण है जब किसी सूचना की प्राप्ति और उसके पश्चात उसका प्रक्रमण हो जाता है तो योजना सक्रिय हो जाती है। योजना के कारण हम क्रियाओं में समस्त संभावित विकल्पों के बारे में सोचने लगते हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना को कार्यान्वित करते हैं तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न परिणामों की प्रभाविता का मूल्यांकन करते हैं। यदि कोई योजना फलदायक न हो तो हम उसमें उचित संशोधन भी करते हैं। उदाहरण, यदि आपके
अध्यापक आपकी परीक्षा लेने वाले हैं तो आपको इसकी योजना बनाते हुए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आप पढ़ने के लिए एक समय सारणी बना लेते हैं, अध्याय में कोई समस्या आने पर उसका स्पष्टीकरण कराते हैं, फिर यदि कोई समस्या है तो आप अन्य मार्ग खोजते हैं। आप मित्र की मदद ले सकते हैं या अध्ययन का समय बढ़ा सकते हैं। नोट: यह पास प्रक्रिया औपचारिक रूप से पढ़ने, लिखने तथा प्रयोग अर्थात अथवा पर्यावरण से अनौपचारिक रूप से संकलित ज्ञान के भंडार पर कार्य करती है। इन क्रियाओं का स्वरूप अंततः क्रियात्मक तथा गतिशील होता है। दास व नालगिरी द्वारा विकसित प्रशिक्षण माला का क्या नाम है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। दास और नालगिरी द्वारा विकसित प्रशिक्षण माला को संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहते हैं। विद्यालय शिक्षा से अप्रभावित मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मापन हेतु इस प्रशिक्षण माला का प्रयोग होता है। इसमें वांछित तथा अवांछित दोनों प्रकार के करते रखे गए हैं। यह 5 से 18 वर्ष के बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का मापन करती है। इससे बच्चों के संज्ञानात्मक न्यूनता व अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि संप्रति विकसित किया टर्मन ने। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन है तो सारे सत्य हैं। किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक का मध्य 100 होता है। 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वालों का बौद्धिक आवश्यकता में प्रभावित समझा जाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से अप्रभावी प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया गया? बिन्ने। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उस बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। औसत बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA × 100। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण में 70 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। शैक्षिक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु × 100। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बिन्ने ने किया था। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 9। टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट वेरी सुपीरियर रखते हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले बालक के समान परीक्षण पदों के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेती है उसकी बुद्धि लब्धि है 140। रमन एवं अनमोल की एक बुद्धि लब्धि है जो 120। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल वर्ष है तो रमन की आयु क्या होगी? 12 वर्ष। मानसिक आयु क्या होगी? 12 वर्ष। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है उसका आयु के लेवल है 64। बुद्धि लब्धि आयु का परिकलन का सूत्र है MA/CA × 100। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मर के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि का स्तर होगा। बुद्धि लब्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला दिया है टर्मन ने। बुद्धि लब्धि = मानसिक आयु अपन कालानुक्रमिक आयु × 100। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करते समय गोल्टन ने परीक्षणों का विकास किया किंतु उससे सिद्ध तौर पर बुद्धि एवं मानसिक योग्यताओं का मापन नहीं किया जा सकता था। मानसिक प्रशिक्षण पर सर्वप्रथम कैटल ने जर्मनी में लीप्जिग जाकर वुड की देखरेख में अध्ययन किया और मानसिक प्रशिक्षणों का निर्माण किया किंतु इन प्रशिक्षणों में सामान्य प्रश्नोत्तरी का अभाव था। सन 1905 में फ्रांस में अल्फ्रेड बिने व थियोडोर साइमन ने पिछले बालकों के लिए प्रश्नावली नुमा बुद्धि का पहला प्रशिक्षण तैयार किया। 1908 में इसमें व्यापक संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु में संप्रत्यय का विकास किया। 1911 में हेनरी गोडार्ड ने उसका अंग्रेजी संस्करण तैयार किया। तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल आयु एज व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु को तैथिक आयु
कहा जाता है। यह व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होती है। इसे वास्तविक आयु भी कहा जाता है। मानसिक आयु मेंटल एज डॉक्यूमेंट के अनुसार मानसिक आयु का निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम अथवा अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना प्राप्त करके किया जाता है। बिने व साइमन ने 13 से 15 वर्ष के बालकों की बुद्धि परीक्षा के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। इसके आधार पर कोई 9 वर्षीय बालक यदि 11 वर्ष के लिए निर्धारित प्रश्नों में सही उत्तर दे तो उसकी मानसिक आयु 11 वर्ष होगी। सन 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टन ने एक महत्वपूर्ण संप्रत्य का विकास किया। इसे नाम दिया इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि बालक की मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन में अपन से 1916 में मानसिक आयु की प्रश्नावली पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लुई टर्मन ने व्यापक शोध व संशोधन किए। उन्होंने उसे स्टैनफोर्ड भी ने संशोधित मापने नाम दिया। उन्होंने इंटेलिजेंट क्वेश्चन के संक्षिप्त व नवीनतम संशोधन स्वरूप आईक्यू का समूचे विश्व से परिचय करवाया। उन्होंने स्टन के जटिलतम सूत्र को 100 से गुणा करते हुए इसे प्रतिशत में बदल दिया। IQ = MA/C/200। बुद्धि लब्धि अगर 140 से ऊपर है तो प्रतिभाशाली और 140 तक है तो प्रखर बुद्धि है और 120 से 130 तक है तो तीव्र बुद्धि है। 110 से 119 है तो सामान्य बुद्धि के स्तर। 9 से 90 से 109 है तो है सामान्य बुद्धि। 80 से 89 है सामान्य बुद्धि के नीचे। 70 से 79 मंद बुद्धि या सीमा पर। 50 से 69 मूर्ख। 25 से 49 मुंड। 0 से 24 जड़। 130 से अधिक है अतिश्रेष्ठ। जनसंख्या है प्रतिशत 2.2। 120 से 130 श्रेष्ठ 6.7। 110 से 119 उचित औसत 16.1। 90 से 109 औसत 50.0। 80 से 89 निम्न औसत 16.1। 70 से 79 सीमावर्ती 6.7। 70 से कम बौद्धिक रूप से अशक्त 2.2। बुद्धि लब्धि प्राप्त अंकों का यदि आवर्ती वर्ग बनाया जाए तो यह किस प्रकार का होगा? घंटाकार वर्ग। बुद्धि लब्धि के प्राप्त अंकों का यदि एक वक्र या आवर्ती बनाया जाए तो यह घंटाकार वक्र होगा। इस वक्र को सामान्य वक्र नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ऐसा वक्र अपने केंद्रीय मूल्य व माध्यों के दोनों ओर सममित आकार का होता है। जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार वितरित होते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण के मध्य क्षेत्र में रहते हैं। बहुत कम लोगों के प्राप्तांक बहुत कम या बहुत अधिक होते हैं। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 100 होती है। जनसंख्या में लगभग 2% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। उन्हें अति श्रेष्ठ या बौद्धिक बुद्धि के रूप में प्रतिभाशाली कहा जाता है और उतना ही प्रतिशत 2% की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है जिन्हें बौद्धिक रूप से अशक्त कहते हैं। 90 से 110 प्राप्तांक वाले सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है। बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है जो निम्न में से असत्य कथन जानती है? समूह प्रशिक्षण में प्रशिक्षणकर्ता को परीक्षार्थी की निजी भावनाओं की परिचित होने का पर्याप्त समय और अवसर मिलता है। बुद्धि के परीक्षण क्रियान्वयन के तरीकों के आधार पर निम्न में से एक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है तो वो है व्यक्तिक बुद्धि के परीक्षण, सामूहिक बुद्धि के परीक्षण। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? भाटिया बैटरी। बुद्धि का परीक्षण मनोवैज्ञानिक के लिए सदैव अनुसंधान का विषय रहे। कालांतर में मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परीक्षणों को निम्न खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियान्वयन के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्तिगत परीक्षण, पर्सनल टेस्ट, सामूहिक टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। एकांश के आधार पर इटम शाब्दिक या अवांछित परीक्षण, वर्बल टेस्ट, अशाब्दिक या अवांछित टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत, वांछित, अवांछित इस स्वरूप को क्रियान्वयन अथवा निष्पादन परीक्षण का नाम दिया गया है। सामूहिक, वांछित, अवांछित। शाब्दिक या वाचिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण साक्षर लोगों के लिए होता है। इसमें शब्द व संख्याओं का उपयोग होता है, पेपर, पेंसिल आदि। इन परीक्षणों में सामान्य परीक्षण योग्यता जी फैक्टर की मात्रा अधिक होती है। इंग्लैंड में शाब्दिक परीक्षण का प्रचार थॉमसन द्वारा किया गया था। अशाब्दिक या अवाचिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण में भाषा का उपयोग नहीं होता है, यह
निरक्षर व्यक्तियों के लिए तय शब्दों के स्थान पर क्रियाओं द्वारा समस्या को हल किया जाता है। इसमें चित्र विज्ञान, चित्र पूर्ति, चित्र में त्रुटि निकालना आदि क्रियाएं से समस्या रूप में होती है। व्यक्तिक परीक्षण, इसके द्वारा एक समय पर एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। यह समय व धन के दृष्टिकोण में से खर्चीली प्रक्रिया यहाँ आवश्यक है कि परीक्षणकर्ता परीक्षार्थी से संवाद स्थापित करे और परीक्षण सूत्र के समय उसकी भावनाओं, भाव दशाओं और अभिव्यक्ति के प्रति संवेदनशील रहे। परीक्षार्थी पूछे गए प्रश्नों का मौखिक अथवा लिखित रूप से उत्तर दे सकता है अथवा परीक्षणकर्ता के आदेशानुसार वस्तुओं का प्रस्तुत कर सकता है। सामूहिक परीक्षण, इस परीक्षणों की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महसूस हुई। इसके द्वारा एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण को कर्ता को परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होना पर का अवसर नहीं मिलता है। सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी सामान्यतः लिखित उत्तर देता है और प्रश्न भी प्राय बहुविकल्पी होते हैं। समय के दृष्टिकोण से यह अधिक उपयोगी है। आकांक्षों के आधार पर बुद्धि परीक्षण को पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचित अथवा पूर्णतः निष्पादन कहा जा सकता है। कोई बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार की परीक्षणों के एकांशों का मिश्रित रूप से भी हो सकता है। निष्पादन परीक्षण का एक लाभ यह है कि उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति को आसान से दिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिक वाचित परीक्षण का एक प्रकार नहीं है? इंटरप्रिटेशन टेस्ट बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिन्ने। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है अल्फ्रेड बिन्ने ने। व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण एक प्रकार का पेपर पेंसिल परीक्षण होता है। इसमें भाषा का पर्याप्त उपयोग होता है, अर्थात यह सक्षम लोगों को दिया जा सकता है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के सभी अनुशीलन इसके अंतर्गत आते हैं। बिने साइमन परीक्षण, गोडार्ड का परीक्षण, टर्मन का स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला, अन्य टर्मन मेरिल की स्केल का हिंदी अनुशीलन तैयार किया। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए। व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षणों का वह प्रकार जिसके अंतर्गत प्रयोजकों को पेंसिल द्वारा एक भूलभुलैया को हल करते हुए समाधान खोजना होता है कहलाता है पोर्टियस मेज परीक्षण। व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, पिंटनर पेटरसन क्रियात्मक परीक्षण। सन 1917 में इसका निर्माण हुआ। इसमें 15 परीक्षण होते हैं। इसमें 7 आकार फलक परीक्षण, फॉर्म बोर्ड, चित्र पूर्ति, पिक्चर कंप्लीशन, स्मृति विस्तार, अन्य चित्र पहेलियाँ और अनुकरण आदि सम्मिलित होते हैं। मेरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, मेरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। इसमें ब्लॉक की सहायता से एक ढांचे का निर्माण करना पड़ता है। यह परीक्षण 18 माह से 4 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत 19 परीक्षण सम्मिलित हैं। पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण, पोर्टियस मेज टेस्ट। इसमें पेंसिल का भूलभुलैया हेतु प्रयोग किया जाता है। 3 से 14 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग होता है। यह उम्र बढ़ने के साथ परीक्षण और जटिल होता जाता है। प्रयोजकों को 2 बार अवसर दिया जाता है। 12 से 14 वर्ष के प्रयोजकों को 4 अवसर दिए जाते हैं। आकार फलक परीक्षण, फॉर्म बोर्ड टेस्ट। इसमें गोडार्ड व सेगुइन के परीक्षण महत्वपूर्ण छेद में उनके अनुभव को फिट करना होता है। प्रयोग में की गई गलतियों को नोट करके लब्धांक निकाला जाता है। चित्र निर्माण, चित्र पूर्ति परीक्षण। चित्र निर्माण में बालक की उसकी आयु के आधार पर चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। वहीं चित्र पूर्ति में एक ही चित्र काटकर जिन्हें एक तरह चित्र पूरा करना पड़ता है। वेस्लर द्वारा प्रयोग की गई मापनीय परीक्षणों के संदर्भ में सत्य कथन है। वेस्लर के प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि में मापन के लिए विशेष मापनी तैयार की है। वेस्लर वयस्क मापनी प्रौढ़ की बुद्धि मापन का सर्वोत्तम साधन है। वेस्लर की वयस्क मापनी में 11 उप परीक्षण हैं। वेस्लर वैल्यू परीक्षण, वेस्लर वैल्यू टेस्ट। वेस्लर ने 1939 में एक मापनी तैयार की। इसके 2 फॉर्म थे, दोनों में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 शाब्दिक मापने वर्बल और 5 क्रियात्मक मापनी परफॉर्मेंस थी। 1955 में इसमें संशोधन हुआ और इसे वेस्लर वयस्क बुद्धि टेस्ट मापनी नाम दिया। वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस
स्केल वेश 1981 में इसमें पुनः संशोधन और इसे वेश नाम दिया गया। इसमें 11 उप परीक्षण सब टेस्ट, जिसमें प्रथम 6 शाब्दिक मापनी है और अंतिम 5 क्रियात्मक। इन परीक्षण द्वारा 16 से 64 वर्ष तक के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन हो सकता है। यह वयस्क की बुद्धि लब्धि के परीक्षण का सबसे उत्तम साधन है। 1949 में वेस्लन ने 6 से 16 वर्ष बच्चों की बुद्धि के मापन के लिए एक अलग मापनी तैयार की, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। 1974 में इसका संशोधन जारी हुआ, विस्क आर। इसमें 12 उप परीक्षण, जिसमें 6 शाब्दिक मापनी और 6 क्रियात्मक मापनी होती है। वेस्लर ने 1967 में अत्यंत छोटे बच्चों की बुद्धि को मापने के लिए नई मापनी का निर्माण किया, वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें 11 उप परीक्षण थे, 6 शाब्दिक व 5 क्रियात्मक। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा तैयार किए गए क्रियात्मक परीक्षण का माला का भाग नहीं है। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? बेटिया बाटरी। निम्न में से कौन सा परीक्षण बाटिया बेटी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? वस्तु समनुक्रमक परीक्षण। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने सन 1955 में क्रियात्मक परीक्षण की एक परीक्षण माला बैटरी तैयार की। इसमें कुल 5 परीक्षण थे। कुछ परीक्षणों का निर्माण उन्होंने स्वयं किया, जबकि कुछ परीक्षण पूर्व में आई.डी. अलेक्जेंडर की परीक्षण माला से लिए गए। आइए सर्वप्रथम अलेक्जेंडर द्वारा तैयार परीक्षण माला को समझते हैं। अलेक्जेंडर के 3 परीक्षणों की एक बैटरी का निर्माण किया। कोहेस ब्लॉक डिजाइन, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, कोहेस ब्लॉक डिजाइन। इस परीक्षण में 1 इंच के 16 गन होते हैं, जिसके साथ प्रशिक्षक को 10 डिजाइन दी जाती है। प्रशिक्षकों के गनों को इस प्रकार लगाना होता है कि डिजाइन बन सके। क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। इस परीक्षा के 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग में लाल सादी सतह का एक बड़ा मॉडल ब्लॉक होता है। इसके अलावा रंगीन सतह के 1 इंच के 9 घन होते हैं। उन्हें ठीक से मिलान पर या रखने पर मॉडल ब्लॉक की आकृति बन जाती है। दूसरे भाग के मॉडल ब्लॉक में 1 इंच के 9 घन होते हैं, जिनकी सतह रंगीन होती है। इन्हें जोड़कर मॉडल ब्लॉक की आकृति बनाई जाती है। तीसरे भाग में 2 इंच का एक रंगीन घन होता है और 8 1 इंच के रंगीन घन होते हैं। इन छोटे घनों को मिलाकर मॉडल ब्लॉक की आकृति बनानी पड़ती है। पास अलोंग टेस्ट। इसमें लकड़ी की ट्रे में लाल व नीले घन होते हैं। परीक्षार्थी के सामने 8 डिजाइन होते हैं, जिन्हें ट्रे पर रखे गन द्वारा बनाना पड़ता है। भाटिया क्रियात्मक टेस्ट 1955। भारतीय परिस्थितियों में बुद्धि के मापन हेतु चंद्रमोहन भाटिया ने एक परीक्षण माला तैयार की। इसमें 5 सहायक परीक्षण होते हैं। कोहेस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। कोहेस ब्लॉक डिजाइन। इसमें 1 इंच के 16 घन होते हैं व 10 प्रकार के डिजाइन होते हैं। हर विषय का एक कार्ड होता है, जिसे देखकर बालक को लकड़ी के गुटकों से डिजाइन बनाना होता है। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। इसमें कुछ डिजाइन बने होते हैं, जिन्हें प्रायोजकों को गुटकों को खींचकर बनाना होता है। कुल 8 डिजाइन। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। इसका निर्माण स्वयं भाटिया जी ने किया। इसमें 8 कार्ड होते हैं, जिन पर रेखा चित्र बना होते हैं, जिसे देखकर प्रायोजकों को डिजाइन बनाना होता है। तात्कालिक स्मृति परीक्षण। व्यक्ति के समान कुछ अंक दोहराए जाते हैं, जिन्हें स्मरण करके उसे बताना होता है। चित्र निर्माण परीक्षण। टुकड़ों को लेकर चित्र बनाना होता है। कुल 5 चित्र। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण की कठिनाइयाँ। इसके क्रियान्वयन में अधिक समय लगता है। एक बार एक से अधिक लोगों का परीक्षण संभव नहीं है। अनुभवी प्रशिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। निम्न में से वाचिक सामूहिक प्रशिक्षण है। उपयोग सभी आर्मी अल्फा प्रशिक्षण, नौसेना वर्गीकरण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण। निम्न में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण का उदाहरण है? आर्मी अल्फा प्रशिक्षण। आर्मी अल्फा प्रशिक्षण उदाहरण है। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण। वाचित समूह बुद्धि प्रशिक्षण, वर्बल ग्रुप टेस्ट, आर्मी अल्फा प्रशिक्षण टेस्ट। इसका निर्माण सन 1917 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रॉबर्ट यक्स के निर्देशन में किया गया। इसका प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के सैनिकों की जांच के लिए प्रयोग किया गया था। इस प्रशिक्षण की सामग्री एक हद
एक हद तक स्टैनफोर्ड बीन टेस्ट मिलती जुलती है। इससे अफसरों की क्षमता का पता लगाया जाता है। नौसेना व सेना सामान्य वर्गीकरण प्रशिक्षण नेवी आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की सेना के सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए इसका उपयोग किया गया। लगभग इस प्रशिक्षण द्वारा अरब से अधिक सैनिकों की जांच की गई। इसके अंतर्गत 3 विषयों पर प्रशिक्षण थे: शब्दकोश संबंधी समस्या, अंकगणित संबंधी समस्या, अवलोक गिनाना, वाचिक सामूहिक बुद्धि, प्रशिक्षण की कठिनाइयाँ, प्रयोजन के सहयोग, शारीरिक भावनात्मक संतुलन संबंध समस्या, यह निश्चित कर पाना कठिन है कि प्रयोजक प्रशिक्षण आसानी हो रही है या कठिनाई। नकल की संभावना भी बनी ही रहती है। प्राय वर्गों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि की प्रशिक्षण द्वारा। अवाचिक समूह बुद्धि प्रशिक्षण और गोल्डबर्ग ग्रुप टेस्ट। इसके अंतर्गत प्रयोजक की भाषा और संस्कृति की विभिन्नता का प्रशिक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह बालकों की बुद्धि प्रशिक्षण के लिए उपयोगी उपागम है। यह निरक्षर सैनिकों की परीक्षा के लिए लाभदायक है। यह कुछ विशेष वर्गों का परामर्श देने में सहायक है। निम्न में से अवाचिक सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण नहीं है। आर्मी अल्फा प्रशिक्षण। 11 प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। कौन सा प्रशिक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक प्रशिक्षण है? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। निम्न में से बुद्धि का प्रदर्शन प्रशिक्षण कौन सा है? का ब्लॉक डिजाइन प्रशिक्षण। केटल का सांस्कृतिक मुक्त प्रशिक्षण बुद्धि का एक प्रकार का प्रशिक्षण है। अशाब्दिक प्रशिक्षण। आर्मी बीटा प्रशिक्षण। आर्मी बीटा टेस्ट। रॉबर्ट एक्स द्वारा निर्मित यह प्रशिक्षण उन सैनिकों के मापन प्रशिक्षण में कारगर था जो भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे या अशिक्षित थे। इसमें वस्तुओं की गणना, अंक चित्र से संबंधित प्रश्न आदि संबंधित होते हैं। कैटल का कल्चरल फेयर टेस्ट। कैटल कल्चरल फेयर टेस्ट। इन मापनियों के एकांश सांस्कृतिक कारक, सामाजिक श्रेष्ठता और पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त हैं। इसके अंतर्गत 3 मापनियाँ होती है। 3 मापनियों द्वारा जी सामान्य कारक का मापन होता है। यह एक समय पर कई प्रकार के व्यक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 4 से 8 वर्ष तथा मानसिक दोष वाले वयस्क स्केल 2, 8 से 13 वर्ष तथा औसत आयु वाले वयस्क स्केल 3, कॉलेज हाई स्कूल के छात्र व 14 वर्ष से अधिक आयु वाले। इसके अतिरिक्त अवाचिक बुद्धि प्रशिक्षण के अंतर्गत केटल ने NIIP प्रशिक्षण का भी निर्माण किया। शिकागो अशाब्दिक प्रशिक्षण। शिकागो नॉन-वर्बल टेस्ट। मुख्य रूप से यह श्रवण दोष तथा अधिगम की कठिनाई से ग्रसित बालकों पर प्रयोग होता है। 6 वर्ष व ऊपर की आयु के बालक या बालिकाओं पर यह प्रशिक्षण किए जाते हैं। 13 वर्ष की आयु के बालकों या बालिकाओं पर इसे सर्वाधिक उपयोगी पाया गया है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रशिक्षण निम्नलिखित है: प्रतीक, अंग, समानता ढूंढना, वस्तुओं का वर्गीकरण, ब्लॉक गिनना, कागज पलटना, चित्र विन्यास और आकृतियों की तुलना। डियरबोर्न समूह प्रशिक्षण माला। डियरबोर्न ग्रुप टेस्ट। यह 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें अनेक प्रकार के बुद्धि प्रशिक्षण संबंधित है। पिजन का अशाब्दिक प्रशिक्षण। पिजन नॉन वर्बल टेस्ट। यह इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिजन द्वारा निर्मित है। इसमें 4 उप प्रशिक्षण संबंधित है: प्रत्यक्षात्मक गति, समानताएं, सादृश्य, श्रृंखलाएं। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इस प्रशिक्षण के दौरान 2 फॉर्म हैं, एक बच्चे के लिए तथा दूसरा वयस्कों के लिए। बच्चों के लिए प्रयोग होने वाले फॉर्म को रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है तथा वयस्कों के लिए प्रयोग होने वाले मैट्रिसेस को स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कहा जाता है। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के 3 उप प्रशिक्षण A, B तथा B है जो कठिनाई स्तर के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में 5 उप प्रशिक्षण A, B, C, D तथा E है। प्रत्येक 5 एकांशों आइटम्स अर्थात 60 एकांश। प्रत्येक एकांश आइटम में एक चित्र होता तथा उस चित्र का एक अंश या टुकड़ा काटकर उसी आकार के अन्य टुकड़ों के साथ मिला दिया जाता है। परीक्षार्थी को इन टुकड़ों में उस टुकड़ों को बताने को कहा जाता है जिससे यदि चित्र में निकली हुई जगह रख दिया जाए तो चित्र पूरा बन जाता है। भारत में प्रथम बुद्धि प्रशिक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक है। भारत में पहला बुद्धि प्रशिक्षण श्री C.S. राइस ने 19 में किया।
1922 में हिंदुस्तानी विनय क्रियात्मक परख का निर्माण किया गया। 1927 में जय मौर्य ने शाब्दिक समूह परीक्षा व का वैज्ञानिक परीक्षा का निर्माण किया। 1955 में भाटिया बैटरी टेस्ट प्रचलन में रहा। 1930 में SS मोहसिन ने हिंदी भाषा का परीक्षण तैयार किया। लोग व मेहता ने एक सूची प्रकाशित की जिसमें भार मानकों पर आधारित 103 परीक्षण थे। इसके कुलश्रेष्ठ ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण तृतीय संस्कार का भारतीय अनुशीलन तैयार किया। SSC जोशी द्वारा मानसिक योग्यताओं के हिंदी परिष्करण का निर्माण किया गया। बुद्धि परिष्करण शाब्दिक उदयशंकर द्वारा विकसित CIE शाब्दिक समूह बुद्धि परिष्करण निष्पादन CIE शाब्दिक समूह परिष्करण S जालोटा द्वारा निर्मित मानसिक योग्यता का समूह परिष्करण भाटिया द्वारा निर्मित निष्पादन परिष्करण मल्ला प्रयोग मेहता द्वारा निर्मित समूह बुद्धि परिष्करण परमिला पाठक का ड्रॉ एमएन परिष्करण ऐसा मोशन द्वारा निर्मित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस R रामनिज स्वामी द्वारा विस्लर एडलर परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का भारतीय अनुकूलन मनोवैज्ञानिक ब्यूरो इलाहाबाद द्वारा निर्मित समूह बुद्धि प्रशिक्षण। फिर निम्न में से कौन सी बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो बी ये बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन प्रशिक्षण और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत है। कौन बुद्धि प्रशिक्षणों के दुरुपयोग को संकेत देता है? बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। बुद्धि प्रशिक्षण कई उपयोगी उद्देश्यों को पूर्ण करता है जैसे चयन परामर्श निर्देशन आत्मविश्लेषण और निदान, मगर यह प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षित प्रशिक्षणकर्ता द्वारा ही उपयोग किए जाते हैं। जानबूझकर या अनजाने में इनका उपयोग दुरुपयोग हो सकता है। नौसिखिया प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा किए गए बुद्धि प्रशिक्षण में कुछ दुष्परिणाम निम्नलिखित है। किसी प्रशिक्षण पर खराब प्रदर्शन बच्चे पर कलंक लगा सकता है तथा उससे उनके निष्पादन और आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रशिक्षण माता पिता अध्यापकों तथा बड़ों के भेदभावपूर्ण आचार को न्योता दे सकता है। मध्य वर्गीय और उच्च वर्गीय जनसंख्याओं के पक्ष में अभिन्नत प्रशिक्षण समाज की सुविधा होने समूह से आने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि को कम आंक सकता है। बुद्धि प्रशिक्षण सृजनात्मक संभाव्यताओं और बुद्धि के व्यवहारिक पक्ष का मापन नहीं कर पाता है और उनका जीवन में सफलता से ज़्यादा संबंध नहीं होता है। बुद्धि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि का एक संभाव्य कारक हो सकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।